अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है। कल जो है वो पहला मैच सीरीज़ का खेला जाएगा। पहला T20 इंटरनेशनल जो है वो लाहौर में कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके ऊपर जो है मैच में पाकिस्तानी प्लेइंग 11 के हवाले से कुछ क्वेश्चन हुए। बाबर आजम और टॉम लैथम जो है वो न्यूजीलैंड की कैप्टनसी कर रहे हैं और वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम से मुख्तलिफ सवाल किए गए, जिसको टीम की ओपनिंग जोड़ी की बात की जाए या कैप्टनसी के हवाले से और बॉलिंग कम्बिनेशन और बैटिंग कम्बिनेशन के हवाले से मुख्तलिफ सवालात हुए, जिसके ऊपर बाबर आजम ने ये चीज़ें कुछ चीज़ें जो है वो कंफर्म की। उसके ऊपर बात करेंगे। बात की जाए अगर ओपनिंग जोड़ी के बारे में तो इसके ऊपर जो सवाल हुए कि क्या साइम अयूब ओपन और मोहम्मद हारिस ओपनिंग करेंगे, बाबर रिजवान अपना स्लॉट चेंज करेंगे। तो इसके ऊपर बाबर आजम ने जवाब दिया कि हम इतने तजर्बात करने की पोजीशन में नहीं हैं, क्योंकि पिछली सीरीज़ भी पाकिस्तान हारा हुआ है और इसके बाद हमने एशिया कप खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, तो इतने तजर्बात हम नहीं करेंगे। ओपनिंग के लिहाज से अगर बात की जाए तो वो बाबर रिजवान ही ओपनिंग करेंगे। और साइम अयूब और मोहम्मद हारिस के हवाले से जब क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा कि हम इस सीरीज़ में 2 से 3 जो है यंगस्टर्स को मौका देंगे। इससे साफ वाजे होता है और पहले से ये चीज़ अंडरस्टूड थी कि जब आपकी एक्सपीरियंस प्लेयर टीम में वापस आ रहे हैं तो वही जो है वो प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। मोहम्मद हारिस और सैम अयूब की बात की जाए तो दोनों में से कोई एक प्लेयर ऐसा हो सकता है जिसको मौका दिया जा सके। अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो कि उन्होंने बता भी दिया कि ओपनिंग जो है हम बाबर और रिजवान ही करेंगे, तो फिर सैम अयूब और मोहम्मद हारिस दोनों की जो है वो टीम में प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन सकेगी। उनमें से कोई एक प्लेयर खेलता है। अगर दोनों प्लेयर्स को खिलाते हैं तो फिर फ़खर जमान को जो है वो बिठाना पड़ेगा। और बाबर आजम ने इस चीज़ को वाजे किया कि सीनियर प्लेयर्स जो है वो ज़्यादा मैचेस खेलेंगे। तो मोहम्मद हारिस की अगर बात की जाए तो उनका चांसेस जो है वो प्लेइंग 11 में कम है, क्योंकि अगर फ़खर जमान भी टीम में खेलते हैं और मोहम्मद हारिस को साइम अयूब को अगर चौथे नंबर पर खिलाया जाता है। एक और क्वेश्चन हुआ कि ये प्लेयर्स जो है ओपनर हैं, तो जो पिछले नंबरों पे 1 डाउन या 2 डाउन ये प्लेयर कैसे खेलेंगे। तो इस पर बाबर आजम ने एक जवाब दिया कि ये प्लेयर जो यंगस्टर्स हमारे ऐसे हैं कि उनको किसी भी नंबर पे खिलाया जाए तो वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये चीज़ नहीं होती। आप अगर वो यंगस्टर्स हैं, आप उनको अगर पूछेंगे कि आपको हम इस नंबर पे खिलाना चाह रहे हैं, तो वो तो डेफिनेटली कहेंगे कि हमें मैच खिला दो, हमें किसी भी नंबर पे खिला दो। वहाँ पे बात आती है परफॉर्मेंस पे। ओपनिंग का प्लेयर जब आप 5वें नंबर पे जाके खेलेगा तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ओपनर जो है वो नई बॉल से अच्छा खेलता है। जब 7 8 10 ओवर गुजर जाए, बॉल पुराना हो जाए, तो वहाँ पे अगर साइम अयूब को आप 5वें नंबर पे और मोहम्मद हारिस को 5वें नंबर पर आप भेजेंगे तो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकेंगे जिस तरह का वो ओपनिंग में आके इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं अपना मैच में। तो इसके ऊपर सवाल हुआ, उसके ऊपर बाबर आजम ने कहा कि वो किसी भी नंबर पे खेल लेंगे। तो खेलने को तो उनको कहेंगे कि आपको हम चौथे नंबर पे खिलाएंगे तभी वो मैचेस खेल लेंगे। मेरा ये अपना ओपिनियन ये है कि ठीक है, बाबर रिजवान की ओपनिंग जोड़ी बड़ी अच्छी जोड़ी है, बड़े मैचेस जितवाए, 200 के चेजिस किए हैं, 152 for 0 इंडिया के खिलाफ, वो भी बाबर और रिजवान ने किया है। लेकिन यहाँ पे आपके पास 5 मैचेस की सीरीज है, 5 T20 आइज आपने खेलने हैं। उसमें अगर साइम अयूब को देखा जाए तो वो ओडीआई के स्क्वाड में नहीं है। यहाँ पे जो है बाबर रिजवान पहले 2 से 3 मैचेस में ओपनिंग करें, फिर रिजवान को जो है वो रेस्ट दे दें और किसी यंगस्टर्स को मौका दें। इस तरह आपके पास नंबर 2 पे भी स्लॉट बन जाएगा। फ़खर जमान जो है वो चौथे पोजीशन पर खेल लेंगे, तीसरे पे आपके पास जो है वो स्लॉट बच जाएगी। वहाँ पे आप मोहम्मद हारिस को भी ट्राई कर सकते हैं। T20 आगे अपने ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है, आपको ओडीआई में जो है वो ज़्यादा तजर्बात नहीं करने चाहिए। ये जो T20 सीरीज़ है, T20 वर्ल्ड कप जो आपने खेलना है वो 2024 में खेलना है, उसके लिए बहुत टाइम है। लेकिन जो आपने 2 बड़े इवेंट खेलने हैं उसकी तैयारी आप वनडे में कर सकते हैं, क्योंकि वनडे मैचेस आपने खेल, वो ओडीआई वर्ल्ड कप है, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, 50 ओवर्स का एशिया कप है। तो आपके पास जो 5 वनडे की सीरीज है और इसके बाद जो 3 वनडे और आपने खेलने हैं, उनमें आप तजर्बात ना करें, उनमें आप वही टीम खिलाएं जो आपने आगे अपने एशिया कप और वर्ल्ड कप में खिलानी है। तो अब यहाँ पे जो है वो प्लेइंग 11 को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि क्या साइम अयूब और मोहम्मद हारिस दोनों खेलेंगे। दोनों तो नहीं खेल सकते, क्योंकि फ़खर जमान टीम में खेलेंगे। अब उसके बाद इफ्तिखार अहमद का स्लॉट जो है वो कौन सा होगा। इमाद वसीम के हवाले से बाबर आजम ने कहा है कि इमाद वसीम खेलेंगे, इमाद वसीम खेलेंगे, शादाब खेलेंगे। फिर 8वीं पोजीशन पर जो है वहाँ पे जो है वो स्लॉट के लिए जो है वो 2 से 3 प्लेयर्स हैं। वहाँ पे आप मोहम्मद नवाज़ को खिलाएंगे या फ़हीम अशरफ को खिलाएंगे या वसीम जूनियर को खिलाएंगे। अगर मोहम्मद नवाज़ को खिलाते हैं तो इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज़ दोनों जो है वो एक ही तरह की बॉलिंग करते हैं, दोनों ऑफ स्पिनर हैं। आप उन दोनों को टीम में कैसे खिलाएंगे। आपके पास एक पेसर कम हो जाएगा जब आप इमाद वसीम को भी
टीम में खिलाते हैं या नवाज को भी टीम में खिलाते हैं। अगर नवाज को ड्रॉप करते हैं तो फिर उसकी जगह वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ को डालना पड़ेगा। फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर जो है वो उस तरह की बैटिंग नहीं करते जिस तरह की मोहम्मद नवाज बैटिंग करते हैं। इमाद वसीम को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, उनको ड्रॉप करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देकर जो है वो टीम में आए हुए हैं। तो प्लेइंग 11 जो है वो पाकिस्तान की जो है वो कुछ इस तरह से होगी, जिसमें ओपनिंग रिजवान बाबर करेंगे, वन डाउन जो है फ़खर जमान खेलेंगे या साइम अयूब खेलेंगे। नंबर 4 पर जो है वो आपके साइम अयूब और फ़खर जमान में से कोई एक जो है, अगर दोनों टीम में खेलते हैं तो कोई एक होगा। नंबर 5 पर इफ्तिखार अहमद होंगे और फिर उसके बाद इमाद वसीम आगे, शादाब खान आगे, उसके बाद वसीम जूनियर, फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज, तीनों में से कोई एक प्लेयर आपके खेलेगा। और उसके बाद आपकी जो फास्ट बॉलिंग कम्बिनेशन है उसमें जो है वो आपको तजर्बात करने चाहिए क्योंकि आगे 50 ओवर वर्ल्ड कप जो है उसमें आपके पास शाहीन शाह और हारिस रऊफ को तो टीम में ज़रूरत है ही। अगर ये मैचेस भी आप सारे उनको ही खिलाते हैं, अगर 5 T20 भी और 5 वनडे इंटरनेशनल भी, तो वो क्या जब एशिया कप और वर्ल्ड कप आएगा तो उनका फिटनेस लेवल इतना होगा कि वो उसमें भी वैसी परफॉर्मेंस दे सकें। तो बॉलिंग लाइनअप पहले तो ये होता था कि मोहम्मद हसनैन और शाहनवाज दानी का ऑप्शन आपके पास होता था, लेकिन अभी जो है आपके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। उसमें एहसानुल्लाह हैं, उसमें जमान खान है। तो आपको अपने बॉलर्स को जो है वो यूटिलाइज करना चाहिए। पहले जो 2 से 3 मैचेस है उसमें आप अपने बेस्ट बॉलिंग लाइनअप खिलाएं, उसमें आप हारिस रऊफ को भी खिलाएं, उसमें आप शाहीन शाह को भी खिलाएं, उसमें आप जो है वो नसीम शाह को भी खिलाएं। लेकिन उसके बाद के जो मैचेस हैं, जो 3 मैचेस है, 3 आखिरी T20 इंटरनेशनल, अगर पहले मैचेस आप जीत जाते हैं तो उसके बाद आपको जमान खान को मौका देना चाहिए, एहसानुल्लाह को भी मौका देना चाहिए क्योंकि एहसानुल्लाह आपके ओडीआई स्क्वाड में भी शामिल हैं। जमान खान जो है वो ओडीआई में नहीं है, तो जमान खान को T20 में ये जो सीरीज़ है 5 मैचेस की, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। इसके ऊपर भी सवालात हुए जिसके ऊपर बाबर आजम ने फिर कहा कि हम ज़्यादा तजर्बात की तरफ नहीं जाएंगे। तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, आपको अपने बॉलर्स को यूटिलाइज करना चाहिए। बॉलर्स को आप ये नहीं कि पाँच T20 भी शाहीन शाह और मोहम्मद हारिस रऊफ खेलें, उसके बाद ओडीआई भी जो है वो वही खेलें। बॉलर्स को आपको यहाँ पे यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। अब कल जो है वो जब मैच से पहले प्लेइंग 11 अनाउंस होगी तो उसमें देखा जाएगा कि कौन सा प्लेयर खेल रहा है। इमाद वसीम खेलेंगे, इसके अलावा फ़खर जमान भी खेलेंगे, शाहीन शाह हारिस रऊफ जो है पहले मैचेस जो है वो खेलेंगे, और तीसरा फास्ट बॉलर नसीम शाह और एहसानुल्लाह, दोनों का जो है वो तगड़ा मुकाबला होगा प्लेइंग 11 के लिए, क्योंकि नसीम शाह की परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं रही PSL में भी और उसके बाद अफगानिस्तान की सीरीज़ में भी। उनको जो है वो रेस्ट की ज़रूरत है। फास्ट बॉलर है, बहुत सारी इंजरीज हो सकती हैं, फटीक हो सकती है, तो एशिया कप और वर्ल्ड कप में नसीम शाह को हेल्पफुल हो सकते हैं। जो एशिया कप पाकिस्तान में खेला जाए या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे या वर्ल्ड कप में, वहाँ पे जो है आपको नसीम शाह की ज़रूरत हो सकती है। यहाँ पे आप नसीम शाह को रेस्ट दे के आप एहसानुल्लाह को खिला सकते हैं। अब कल प्लेइंग 11 अनाउंस होती है तो बाबर के कहने के मुताबिक तो यही है कि वो ज़्यादा यंगस्टर्स को मौका नहीं देंगे, एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ जाएंगे। लेकिन पहले 1 से 2 मैचेस में आपको ऐसा करना चाहिए, उसके बाद जो है वो आपको अपनी जो यंगस्टर्स हैं उनकी तरफ जाना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। आपकी इस तरह होगा ये कि आपके बॉलर्स भी यूटिलाइज हो जाएंगे, बॉलर्स को भी कुछ रेस्ट मिल जाएगी। जहाँ तक बात है ओडीआई की, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने हैं, उसमें आप कम से कम तजर्बात करें। उसमें आप वही टीम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, वही 15 में से वही टीम आप खिलाएं जो आपने आगे लेके जानी है। अब उसमें भी परफॉर्मेंस काउंट करेगी कि नसीम शाह की परफॉर्मेंस ओडीआई में भी अच्छी नहीं रहती तो क्या वो एशिया कप में जाएंगे या उनको रिप्लेस किया जाएगा एहसानुल्लाह के साथ, क्योंकि एहसानुल्लाह जो है वो बड़ी तगड़ी फॉर्म में, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन उनका एक जो प्रॉब्लम हो सकता है, अगर उनको बैट्समैन समझ जाते हैं, क्योंकि उनके पास वेरिएशन नहीं है उनकी बॉलिंग में, एक ही स्पीड से बॉलिंग करते हैं, तो वो जो है वो पिट सकते हैं। जस्ट लाइक उमरान मलिक जो है वो इंडिया का बॉलर है, बड़ा तेज़ बॉलिंग करता है, लेकिन उनके पास वेरिएशन नहीं है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। तो अब प्लेइंग 11 जो है वो कल का जो मैच कल रात 9 बजे पहला T20 इंटरनेशनल खेला जाएगा, वो उसमें जब प्लेइंग 11 अनाउंस होगी तो पता चलेगा कि कौन से प्लेयर जो है वो इन होंगे। एक अंडरस्टूड सी बात है कि सीनियर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, यंगस्टर्स को जो है वो मौका कम दिया जाएगा। जहाँ तक बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कैप्टनसी के हवाले से भी सवाल हुआ बाबर आजम को, तो उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैप्टनसी उनके पास है या नहीं है। वो कह रहे हैं मुझे जो रोल मिलता है, मुझे सीरीज़ से पहले बताया जाता है कि आप इस सीरीज़ में कैप्टन
हैं, तो मैं वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेने के लिए बिल्कुल तैयार होता हूँ। कैप्टनसी है नहीं है, मुझे अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस होता है, मुझे पता है मैंने क्या करना है, क्रिकेट मैंने कैसी खेलनी है। तो रूमर्स जो हैं और तनकीद करने वाले, उससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह का उनका कहना था बाबर आजम का प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अब उम्मीद की जाती है कि कल का जो पहला मैच है रात 9 बजे जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम जो है वो एक अच्छी प्लेइंग 11 के साथ ग्राउंड में उतरेगी। न्यूजीलैंड की बी टीम के हवाले से भी सवाल हुआ कि न्यूजीलैंड की बी टीम आ रही है, तो पाकिस्तान की जो फुल फ्लैज जो टीम है, जो बड़े इवेंट्स भी खेलती है, वही टीम खेल रही है। उसके ऊपर बाबर आजम ने जवाब दिया कि एक प्लेयर जब इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया, इंटरनेशनल खेलने जा रहा है, तो कोई बी वाला ऑप्शन वहां पे नहीं होता। केम विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट वगैरह, डेविन कॉनवे नहीं भी हैं, तो वो प्लेयर्स उन्होंने वही सिलेक्ट करके भेजे हैं जो उनके डोमेस्टिक में और उनकी लीग्स में टॉप परफॉर्मर थे। तो हमें उसको इंटरनेशनल क्रिकेट जैसे हम इवेंट खेलते हैं या कोई बड़ा मैच खेलते हैं, हमें उसको वैसे ही खेलना चाहिए, तब जाके पाकिस्तानी टीम जो है वो सीरीज जीतेगी। इसके साथ बात कर ली जाए पाकिस्तान के जो बैटिंग कोच हैं उनके बारे में, जो है वो बड़े हैरानकुन हकाइक सामने आ रहे हैं कि बैटिंग कोच जो हैं एंड्रयू पुटिक, उन्होंने अपनी कैरियर में सिर्फ एक जो है वो ओडीआई इंटरनेशनल खेला है, और वो पाकिस्तानी नेशनल टीम जो है, इंटरनेशनल टीम जो है उसकी कोचिंग करेंगे। एक समझ से बालातर चीज़ है, एक प्लेयर जिसने अब सिर्फ एक जो है वो ओडीआई इंटरनेशनल खेला है, वो पाकिस्तान की इतनी बड़ी इंटरनेशनल टीम है उसकी कोचिंग कैसे कर सकता है। ठीक है, आप पीसीबी, नजम सेठी एंड कंपनी का ये कहना है कि गैर मुल्की कोचेस जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनकी कोचिंग जो है वो इतनी अप टू द मार्क नहीं है। तो गैर मुल्की कोचेस में एंड्रयू पुटिक, जिसने सिर्फ एक जो है वो ओडीआई इंटरनेशनल खेला हुआ है, उसी को ज़रूरत थी कि आप उसको कोचिंग दे देते। मिकी आर्थर जो है वो आपको जो कहेंगे आप उसी के ऊपर जो है चलना शुरू हो जाएंगे। मिकी आर्थर ने पाकिस्तान की टीम बनाई तो है, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी स्टार्स ऐसे हैं जिनको उसने बर्बाद भी किया है। लाइकिंग डिसलाइकिंग की तरफ भी उनका, वो अहमद शहजाद हो, चाहे वो उमर अकमल हो, सरफराज अहमद हो, इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको लाइकिंग डिसलाइकिंग की बेस पर उसने जो है वो टीम से बाहर भी किया है। रिसेंटली उमर अकमल साहब का एक इंटरव्यू भी आया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो हमें पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से हमें टीम से बाहर होना पड़ा। और बात अगर जहाँ तक एंड्रयू पुटिक की है, तो सिर्फ एक जो है वो ओडीआई इंटरनेशनल उसने खेला है, और वो पाकिस्तानी जो है वो इंटरनेशनल टीम की कोचिंग करेगा। तो क्या जो बाकी कंट्रीज के प्लेयर हैं जिन्होंने 2-2, 250 वनडे इंटरनेशनल खेले हुए, 10-10, 15-15 हज़ार रन किए हुए, क्या उनको मौका, उनको जो है वो कोचिंग के लिए नहीं हायर किया जा सकता था? ये जो है एक सवाल है मेरा पीसीबी से, और इसका जो है वो अवाम भी इसके ऊपर जो है वो सवालात कर रही है कि कोई और इंटरनेशनल जिसका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो। लीग क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट और चीज़ होती है, और जब इंटरनेशनल लेवल होता है, इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, उसका प्रेशर क्या होता है, उसमें प्लानिंग क्या होनी चाहिए, वो जो है जो इंटरनेशनल मैचेस खेला है उसी को ही पता है। जो एक इंटरनेशनल मैच खेला है उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं हो सकता कि वो जो है वो इंटरनेशनल टीम जो है उसकी जो है वो आपकी कोचिंग करे। तो पीसीबी ने अब उनको हायर किया है, वो तो एक न्यूजीलैंड की टीम के लिए ही हैं। न्यूजीलैंड का जो टूर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में, उसी की जो है वो कोचिंग करेंगे। अब इसके बाद जो है वो मिकी आर्थर भी आ जाएंगे, बॉलिंग कोच जो है वो मॉर्ने मोर्कल भी आ जाएंगे। तो ये जो उसी सीरीज़ के लिए है, लेकिन इस सीरीज़ के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद थे, बहुत सारे कोचेज़ ऐसे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे मैचेस खेले हुए हैं। तो उनको जो है वो कोचिंग के लिए आपको हायर करना चाहिए था। लेकिन एंड्रयू पुटिक, जिसने सिर्फ एक वनडे इंटरनेशनल खेला अपने पूरे कैरियर में, उनको जो है वो आपने कोचिंग के लिए हायर कर लिया। अब देखते हैं कि वो पाकिस्तानी टीम को कैसा मैनेज करते हैं, कैसी कोचिंग उनकी जो है वो देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए।